मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। पिछली कक्षा में हमने क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस। तो वहां हम लोगों ने 2 की परिभाषा और गुण पढ़ा था। आयनिक और आणविक ठोस की परिभाषा और गुण पढ़े थे, परंतु वहां पे ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं धात्विक और सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग धात्विक और सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो धात्विक ठोस क्या होता है? तो ठोस धातुओं को धात्विक ठोस कहा जाता है जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मतलब कि इसमें 2 चीज होता है, मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम लोग धातु कहते हैं और इन धातुओं को ठोस धात्विक ठोस कहा जाता है। अब कैसे? तो देखिए क्या होता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं लोहा। लोहा का जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहते हैं, लोहा का जो परमाणु संख्या होता है 26 होता है। 26 होने के कारण इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3s2 और 3d6 होते हैं। आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, इसे आप करके आप लिख सकते हैं 3s2 और 3d6 होता है, सबसे लास्ट वाला जो होता है। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 8 इलेक्ट्रॉन में हम अगर जोड़ा बनाएं तो d में 5 कक्षक होते हैं और s में 1 कक्षक होता है, तो 2 1 2 3 4 5 6। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए? 1 2 3 4। इन्हीं 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं और गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इन्हीं चारों इलेक्ट्रॉनों के कारण ये धनावेश के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरा धनावेश, मतलब जैसे मान लीजिए धनावेश आपने नाभिक पढ़ा है, तो ये Fe का धनावेश है, ये भी Fe का धनावेश है। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय एक दूसरे से आदान प्रदान हो सकते हैं। मतलब कि पहला वाला प्लस का E इसके पास आ जाए और दूसरे वाला प्लस का E इसके पास आ जाए। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं? आदान प्रदान कर देते हैं। इनके आदान प्रदान होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। और इस माइनस चार्ज के कारण इन धातुओं में क्या होता है कि ये विद्युत के चालन करने लगते हैं। किसका चालन करने लगते हैं? विद्युत का चालन करने लगते हैं। तो ठोस धातुओं को धात्विक ठोस कहा जाता है। तो इसका अगर आप लोगों को फिगर बनाना हो तो फिगर के लिए आप बस क्या कीजिएगा कि आप ऐसा एक गोला बना दीजिएगा जिसमें यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा, प्लस नाभिक हो गया इसका, और इसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गमन करता रहता है। ठीक है, इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गमन करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाएंगे। ये इसके पास आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ कहीं पे भी जा सकता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? धात्विक ठोस कहा जाता है। ठीक है, अब धात्विक ठोस के गुण। धात्विक ठोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बहुत सारे गुण हैं। हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। तो पहला गुण है कि इनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ भी पढ़ा था। इसलिए ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब कि इनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गमन करके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से 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 यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन इनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। अब इनके जाने के कारण इनमें विद्युत धारा और ऊष्मा जो है वह दोनों के लिए सुचालक होते हैं। विद्युत धारा के लिए सुचालक मतलब कि अगर उनके एक कोना पर विद्युत धारा का तार लगाया जाए तो दूसरे कोना से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। जैसे आपके घर में जो वायर लगा हुआ है, लाइट का वायर, वो क्या है? तांबा का है कि नहीं है? तो तांबा विद्युत का सुचालक है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि तांबा में भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद से है दूसरा नंबर, ये आघातवर्धक और तन्य होते हैं। आघातवर्धक का मतलब क्या होता है? तो आघातवर्धक मतलब इसका संधि विच्छेद कीजिए, आघात। आघात मतलब चोट करना
और वर्धय मतलब वृद्धि होना। जब इन पर चोट मारा जाता है, हथौड़े से चोट मारा जाता है, तो इनके आकार में वृद्धि होती है। जैसे आपने लोहा को ही देखा होगा, जब लोहा को हम लोग गर्म करके उसको चोट मारते हैं तो लोहा क्या होता है, पतला चादर के रूप में फैलते जाता है कि नहीं। तो वही है, आघात वर्धय होते हैं। और तन्य का मतलब होता है इन्हें ताना जा सकता है, मतलब कि इनके तार बनाए जा सकते हैं। तन्य का मतलब हुआ कि इन्हें तान करके तार बनाया जा सकता है। जैसे आप लोग के घर में वो एल्युमिनियम का वायर है या कॉपर का वायर है, तो देखिए जो बिल्कुल पतला पतला वायर होता है कि नहीं, तो इसी गुण के कारण, इसी तन्यता गुण के कारण वे पतले पतले वायर के रूप में हो जाते हैं। अगला है, ये कठोर होते हैं। जनरली ये कठोर होते हैं। क्यों कठोर होते हैं? क्योंकि जो इनका जो संरचना होती है उसमें जो परमाणु होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसके कारण ये बहुत कठोर होते हैं और ये भंगुर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि इनको अगर पीटा जाएगा तो ये फैलेंगे, बिखर नहीं जाएंगे। तो ये केवल क्या होते हैं, कठोर होते हैं, याद रखिएगा। और इनमें चमक होती है, तो इनमें एक चमक पाई जाती है जिसे हम लोग स्पेशली तौर पे धात्विक चमक कहते हैं। इनमें चमक पाई जाती है, जैसे आप कॉपर के तार को छील रहे हैं तो देखेंगे स्पेशल उसमें चमक होती है। तो एल्युमिनियम के तार में भी चमक होती है, लोहा में भी हल्का चमक आपको देखने के लिए मिल जाता है जब उसमें जंग ना लगा। तो इनमें क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। तो ये हमारा था धात्विक ठोस। ठीक है, ये फिगर बनाना तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा चौथा जो है वह है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, जिसको इंग्लिश में कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉल्ट्स कहा जाता है। ये क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। वैसे ठोस जिनके निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब निकट वाले परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, उसे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अब बात आएगा कि निकटवर्ती परमाणु मतलब क्या होगा। तो निकटवर्ती मतलब एक परमाणु यहाँ है, दूसरा परमाणु उसके बिल्कुल पास वाला परमाणु, जैसे एक ये है दूसरा ये है, तो दोनों पास वाले परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। तो आप बोलिएगा सहसंयोजक बंधन क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सहसंयोजक बंधन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है एकल बंधन, एक होता है द्विक और एक होता है त्रिक। याद आ रहा होगा, जिसमें एकल वाला सिंगल सिंगल ऐसे, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो ये जो होता है ये बंधन को हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो जिनके बीच में ये सहसंयोजक बंधन पाया जाता है उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, तो वैसे ठोस जिनके दो परमाणु, जिनके निकटवर्ती परमाणु मतलब पास वाले परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ये तो आसान परिभाषा है। अब आप बोलेंगे कि इन्हें विशाल अणु क्यों कहा जाता है, विशाल अणु क्यों कहा जाता है। तो इन्हें विशाल अणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि सहसंयोजक बंधन की जो प्रवृत्ति होती है, इसके कारण ये एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा था, फिर ये दूसरा अणु तीसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवें से, छठे से, सातवें से, ये अणु जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। मतलब इनकी जो संरचना होती है बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विशाल अणु भी कहा जाता है। तो क्लियर है, फिर से देख लीजिए सहसंयोजक बंधन, वैसे ठोस जिनके निकटवर्ती परमाणु के बीच में सहसंयोजक आबंध पाया जाता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो अणुओं की संख्या होती है वो मतलब इनके परमाणु जो होते हैं बहुत ज्यादा लंबे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनके उदाहरण। तो इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर रखना क्योंकि इसके उदाहरण से आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस का पहला उदाहरण है हीरा, दूसरा उदाहरण है ग्रेफाइट, तीसरा है सिलिकॉन कार्बाइड, और चौथा मैंने क्वार्टज को याद कीजिए, पीछे पढ़ाया भी था, तो उसका एक क्वार्टज भी आपका हो गया। क्वार्टज का फॉर्मूला आप लोग सब कोई जानता होगा, SiO2 होता है, जिसमें एक सिलिकॉन होता है, 2 ऑक्सीजन होता है। तो ये हीरा वाला, हीरा ग्रेफाइट, हीरा का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, हीरा का ओनली C होता है, C।
कार्बन का क्यों अप्रूप है, पढ़ा होगा आपने, कार्बन का अप्रूप है, ग्रेफाइट का भी सी होता है, दोनों का सी होता है, मतलब दोनों कार्बन का अप्रूप है, पर दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जिसको भी हम लोग यहाँ इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इसका उदाहरण आप लोग सबको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा SiO2। ठीक है, तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्टज। ठीक है, क्वार्टज होता है, सॉरी क्वार्टज। तो ये 4 आप लोग का एग्जाम्पल है इसका। अब इसके गुण को देखते हैं, सहसंयोजक ठोस के गुण। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला, इनके सहसंयोजक बंध, जो इनमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये बंध बहुत प्रबल एवं दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। मतलब कि इनके सहसंयोजक बंधन बहुत ही प्रबल होते हैं, मतलब बहुत ही मजबूत होते हैं और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। दिशात्मक प्रकृति का मतलब होता है कि इनकी एक निश्चित दिशा होती है, उस निश्चित दिशा में ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये बहुत प्रबल होते हैं और इनकी दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। तो पहला क्लियर हो गया आप लोग को। दूसरा है, ये अति कठोर और भंगुर होते हैं। अति कठोर मतलब बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। जैसे हीरा आपने देखा होगा कि हीरा जो होता है वो कठोर होता है और हीरा से कांच को काटा जाता है, पढ़ा होगा आपने, हीरा से कांच को काटा जाता है, कांच को काटने के लिए हीरा का प्रयोग किया जाता है। तो हीरा बहुत अति कठोर है, परंतु ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब फिर वही बात, भंगुर मतलब क्या होता है, तो हम उस पर कभी चोट मारेंगे तो वो बिखर जाएगा। जैसे अगर हीरा इतना बड़ा आपके पास अगर मिल जाए, अगर उस पर आप हथौड़ा मारेंगे तो वो चारों तरफ बिखर जाएगा। तो ये अति कठोर तो होते हैं, परंतु उसके साथ साथ ये भंगुर होते हैं। नेक्स्ट है, इसका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। इनका गलनांक जो होता है अत्यंत उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, तो क्लियर है ये बात, क्योंकि इनके बंधन बहुत प्रबल होते हैं, इसीलिए इनका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और ये विद्युत रोधी होते हैं, मतलब ये ऊष्मा का और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत का चालन करने का मतलब क्या, कि अगर ये विद्युत का, ये अगर कोई सहसंयोजक ठोस है तो यहाँ अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यहाँ से विद्युत धारा निकल जाए, तो ये विद्युत रोधी होता है, मतलब विद्युत का चालन नहीं करते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं। अपवाद में है ग्रेफाइट। अपवाद में ग्रेफाइट क्यों लिखा, क्योंकि ग्रेफाइट ऐसा सहसंयोजक ठोस है जो कि विद्युत का चालन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है और हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, और जबकि दोनों कार्बन से ही बने हैं। तो दोनों में क्या अंतर है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो ये विद्युत रोधी, ये हीरा विद्युत रोधी होता है, ये विद्युत रोधी नहीं होता है। ग्रेफाइट आपने देखा ही होगा, पेंसिल की जो नोकी होती है, पेंसिल का जो अंदर का जो जिससे लिखा जाता है वो नोकी ग्रेफाइट की बनी होती है। और हीरा भी आपने टीवी में देखा होगा, हीरा सफेद चमकदार होता है और दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। अब इसी अंतर को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या जाना, सहसंयोजक ठोस के बारे में जाना, उनके कुछ गुण पढ़े। अब इसके बाद हम लोग एक अलग सा टॉपिक बना के हीरा और ग्रेफाइट के बीच में हम लोग तुलना कर देंगे, क्योंकि हीरा ग्रेफाइट के बीच में तुलना कई बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड के भी पेपर में पूछा गया है, तो आप उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हीरा और ग्रेफाइट के बीच में तुलना करते हैं। हमने पढ़ा कि सहसंयोजक ठोस के दोनों उदाहरण है, परंतु दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो चलिए दोनों के बीच में तुलना करते हैं कि उन दोनों के बीच में हमारा क्या क्या डिफरेंट पाया जाता है। तो हमने एक तरफ ले लिया हीरा और एक तरफ हमने ले लिया ग्रेफाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरा कार्बन का अपरूप है, सही से सबको जानता है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, मतलब कि दोनों कार्बन के क्या है, अपरूप है। मैंने यहाँ पे बोला है तुलना कर रहे हैं, मैंने अंतर नहीं बोला है। तुलना में हम दोनों के सिमिलरिटीज को भी ले भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों देखा कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के क्या है, अपरूप है। क्लियर है, अपरूप मतलब कार्बन के रूप है। ठीक है, जो एक से अधिक अवस्था में कार्बन पाया जाता है तो उसमें हीरा और ग्रेफाइट है। नेक्स्ट, हीरा कठोर और विद्युत रोधी होता है, मतलब हीरा बहुत कठोर होता है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ाई था कि हीरा कांच को भी काट सकता है, परंतु ग्रेफाइट बहुत मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। मतलब
ये कठोर होता है, ये मुलायम होता है। आपने देखा होगा पेंसिल पर ये मुलायम होता है, ये विद्युत रोधी होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। मतलब दोनों में बहुत डिफरेंट है, एक विद्युत रोधी है, एक विद्युत का सुचालक है। ऐसा क्यों होता है? दोनों जबकि एक ही चीज से बने हैं, दोनों किससे बने हैं? तो दोनों कार्बन से बने हैं। जब दोनों कार्बन से बने हैं तो दोनों में डिफरेंस किस बात की? तब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यहाँ पर बात डिफरेंट करने की अब क्या, कठोर और विद्युत रोधी क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, और जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब हीरा में 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और ग्रेफाइट में 3। चलिए देखते हैं कैसे। ये रहा मान लीजिए एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से देखिए कैसे जुड़ा है। 1 2 3 और 4। यहां देख रहे हैं कि एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ करके एक आकृति बनाता है। इस आकृति को आगे के चैप्टर में हमको पढ़ना है। इस आकृति को चतुष्फलकीय आकृति कहते हैं। कौन सी आकृति कहते हैं? ये हीरा का दिखाई दे रहा है ना, हाँ, हीरा की चतुष्फलकीय आकृति, चतुष्फलकीय आकृति, इसको हम लोग चतुष्फलकीय आकृति कहते हैं, जिसमें एक परमाणु 4 परमाणु से घिरा होता है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट में क्या होता है? तो ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 1 2 और 3 से जुड़ा होता है। इसमें 4 से जुड़ा होता है, इसमें 3 से जुड़ा होता है। अब आप बोलिएगा कि ऐसा क्या है कि ये 3 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है? तो आपने कार्बन की संयोजकता पढ़ी है। कार्बन की संयोजकता बता दीजिए मुझे कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? तो कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6 होता है। तो परमाणु संख्या 6 तो 1s2 2s2 और 2p2 होगा। मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? वैलेंस कोवैलेंसी हो जाएगी हमारी 4। मतलब कि कार्बन कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है? 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। तो यहाँ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ ये चारों इलेक्ट्रॉन वो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, जिसके कारण इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी शेष नहीं बचता है। देखिए हीरा में एक भी संयोजी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता है। मतलब यहाँ एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन 4 परमाणुओं से जुड़ जाता है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा। परंतु यहाँ पर ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? शेष बच जाता है। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्योंकि ये देखिए ये और जुड़ेगा, ये 3 को से फिर जुड़ेगा, एक कार्बन परमाणु, फिर 2 और 3, फिर सब में वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक बचेगा। ये आप अगर अभी अपने किताब खोले होंगे तो किताब में वो दोनों फिगर देखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट का, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 4 से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 4 से जुड़ा है, जिसके कारण इसमें कोई भी एक भी संयोजी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता है। परंतु ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही वो है जो कि विद्युत धारा का क्या करता है? प्रवाह करता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इसीलिए ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों? तो आप यही दोनों मिला के आंसर दीजिएगा। क्योंकि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 परमाणुओं से घिरा होता है, जिसके कारण एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता है, इसलिए वह विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत रोधी होता है। जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन शेष बचने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो मैं ये बस इसको मिटा देता हूँ, आप किताब में से अपना फिगर एक बार बना लीजिएगा। इसकी आकृति याद रखिएगा, हीरा की चतुष्फलकीय आकृति है।
ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का ये टॉपिक क्लियर होता है। यहाँ पे आज हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ लिए। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, चारों का हमने परिभाषा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग कुछ है उसमें, अच्छा एक और आप लोग के इसके जस्ट बाद एक सारणी दिया हुआ है, उस सारणी को आप लोग अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं, उससे आप लोग उसको एक बार देखिएगा, क्योंकि उस सारणी के सारे चीज मैंने आपको लिखवा दिए हैं। परंतु एक बार आप सारणी को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो सारणी है और उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके निकलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।